Hello everyone, I am CM Rita Manyar. Today we are going to start with the amendment section which is applicable for May 26 CA inter examination. ठीक है, तो सबसे पहला अमेंडमेंट है आपका चार्ज ऑफ जीएसटी टॉपिक में. चार्ज ऑफ जीएसटी टॉपिक में सेक्शन 9(5) जो है उसमें अमेंडमेंट आया है. अब सेक्शन 9(5) समझने के पहले हम है ना समझते हैं ईसीओ मतलब क्या होता है. ठीक है, करेक्ट, ईसीओ मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर, पर ये हुआ इसका फुल फॉर्म. ईसीओ का मीनिंग हम लोग देखेंगे. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर मतलब कि एक ऐसा ऑपरेटर, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू मल्टीपल सप्लायर्स आके सप्लाई कर सकते हैं और कस्टमर को अपने गुड्स बेच सकते हैं. ठीक है, अब जो सप्लायर्स हैं ना, ये ऑनलाइन गुड्स या सर्विसेज जो है वो सप्लाई करेंगे और जो रेसिपिएंट है वो ऑफलाइन इसका एंजॉयमेंट ले सकता है. करेक्ट, जैसे बुक माई शो, आप ऑनलाइन टिकट बुक करो, ऑफलाइन जाके एंजॉय करो. ओला उबर, आप कैब जो है आपका ऑनलाइन बुक करो, ऑफलाइन उसका सर्विसेज यूज़ करो. तो ईसीओ मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा ऑपरेटर जिसके थ्रू आप कॉमर्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो ऑपरेट कर सको. करेक्ट, इसीलिए इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर. समझे? अब ईसीओ के है ना कुछ ट्रांजैक्शंस जो है वो 9(5) में स्पेसिफाइड है. अब सेक्शन 9(5) जो है ये इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ एफसीएम एंड आरसीएम. नहीं समझ में आया तो ठीक है, बट सेक्शन 9(5) जो है ये बोलता है जो इसके अंदर सर्विसेज स्पेसिफाइड है उन सर्विसेज के अंदर ईसीओ विल पे द टैक्स डायरेक्टली टू गवर्नमेंट. करेक्ट, ठीक है. ईसीओ का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कस्टमर से कलेक्ट करने का और गवर्नमेंट को पे करने का. इधर पे सप्लायर पे करेगी क्या? आंसर इज नो. क्यों? तो हो सकता है सप्लायर बहुत छोटे लोग हैं तो सप्लायर पे बर्डन नहीं डालना है इनको. यस, इसीलिए उन केसेस में जो प्लेटफॉर्म है, जो ऑपरेटर्स है, दे विल पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट. करेक्ट. अब क्वेश्चन ये है कौन से ट्रांजैक्शंस है जो स्पेसिफाइड है. तो आंसर इज पहले 5 थे, अब एक और अमेंडमेंट से ऐड हो चुका है. तो व्हाट वी विल डू इज पहले हम पांचों एक बार रिवाइज करते हैं, फिर 6th वाला स्टडी करेंगे. तो ईसीओ में जो पहले 5 ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड थे वो थे सेक्शन 9(5) के अंदर में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय वे ऑफ रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल एट्सेट्रा, बट अदर देन ओमनीबस. मतलब कि हम सारी कैब सर्विसेज सब कुछ इंक्लूड कर रहे हैं एक्सेप्ट फॉर ओमनीबस. ठीक है, ओमनीबस मतलब आपका किडनैपिंग वैन. ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन का सर्विसेज जैसे ओला उबर के थ्रू जो छोटे लोग देते हैं कस्टमर्स को, तो जो ड्राइवर लोग हैं उनको टैक्स पे करने का ज़रूरत है क्या? आंसर इज़ नो. अगर आप कैब बुक करते हो तो कस्टमर से कैब ओला उबर कलेक्ट करेगा अमाउंट, और ये जो अमाउंट है ये ईसीओ को पे करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा. मतलब ओला उबर विल पे द टैक्स. याद है क्या ये? ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री बोलता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल और एनी अदर मोटर व्हीकल एक्सेप्ट फॉर ओमनी बस. बट सेकेंड एंट्री बोलता है ओमनी बस अदर देन अ कंपनी. मतलब हो सकता है जो कंपनी ओमनी बस का सर्विसेज देती है वो बहुत अमीर होंगे. यस, तो उनका बर्डन ईसीओ पे हमको नहीं डालना है. बराबर, वो उनके टैक्स कंप्लाइंसेस खुद फुलफिल करेंगे. तो इसीलिए हमने बोला सिंस ये कंपनी है तो आप खुद अपना अपना देखो. एक चीज़ नोट करना, सब में एक्सेप्शन या अदर देन वाला पोर्शन दिया है. फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स एक्सेप्ट फॉर ओमनी बस. सेकेंड बोलता है ओमनी बस अदर देन अ कंपनी. थर्ड बोलता है अकोमोडेशन सर्विसेज. अकोमोडेशन सर्विसेज मतलब जैसे आप होटल रूम्स में अकोमोडेट करते हो, मेक माई ट्रिप, गो आई बी, गोड़ा,
एयरबीएनबी, ओयो रूम्स, ये सब ऑनलाइन बुक करते हो ईसीओ प्लेटफॉर्म के थ्रू, ठीक है। तो अब अगर होटल रूम्स आपके बड़े रहे, जैसे अगर आप ताज में बुकिंग करते हो तो ताज इज गुड इनफ टू पे देयर ओन टैक्सेस, करेक्ट, तो इनका बर्डन हमको ज़बरदस्ती ईसीओ पे नहीं डालना है। बट अगर चंदू होटल में आप स्टे करते हो, ठीक है, हो सकता है इनका टर्नओवर बहुत कम है, ठीक है, ये इतने बड़े लोग नहीं हैं, तो इन पे हमको टैक्स कंप्लाइंसेस डालना है क्या? आंसर इज नो। तो हम क्या बोल रहे हैं, अकोमोडेशन सर्विसेज में क्या चेक करना है हमको? टर्नओवर विद इन द लिमिट्स है या नहीं। टर्नओवर क्या रहेगा आपका अकोमोडेशन सर्विसेज का? 10 lakhs फॉर मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड 20 lakhs फॉर अदर स्टेट्स, क्योंकि सर्विसेज है इसीलिए। बराबर, यस। अब हमने बोला कि अगर टर्नओवर लिमिट के अंदर में हो आप लोग तो आपका टैक्स विल बी पेड बाय ईसीओ, बट अगर टर्नओवर लिमिट क्रॉस कर दिए तो आप 95 के बाहर आ जाओगे, और 95 के बाहर आओगे तो यू योरसेल्फ विल कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ टैक्सेशन। समझा? यस। नेक्स्ट है होटल में क्या होता है? हाउसकीपिंग। तो होटल के लिए भी क्या चेक कर रहे हो आप? टर्नओवर लिमिट। हाउसकीपिंग के लिए भी क्या चेक करोगे आप? टर्नओवर लिमिट, ठीक है। हाउसकीपिंग हियर इंक्लूड्स आपका कारपेंटरिंग एंड प्लम्बिंग ऑल्सो, ठीक है। इधर बस हम बोल रहे हैं जैसे कि अर्बन कंपनी होता है, अभी स्नैपडिट हो गया है बॉम्बे में, ठीक है, जैसे ऐप होता है मेड को बुलाने के लिए, आप बुक कर लो, वो आ जाएंगे, ओटीपी लेंगे, काम करेंगे, ओटीपी लेंगे, चले जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या क्लीनिंग का काम कर रहा है, हाउसकीपिंग का काम कर रहा है? आंसर इज यस। क्या ये जो मेड्स आ रहे हैं ये बहुत बड़े लोग हैं क्या? तो हम लोग को इन पे बर्डन डालना है क्या? अगेन आंसर इज नो। समझ में आया? यस। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा रेस्टोरेंट सर्विसेज। अब रेस्टोरेंट में भी हमने क्या देखा? अदर देन दोज लोकेटेड एट स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस, मतलब इधर भी हम बड़े लोगों को अलग कर रहे हैं। अब बड़े मतलब कितने बड़े? तो इन्होंने स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस को डिफाइन करा, जहाँ पे ये बोलते हैं स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस मतलब ऐसा कोई भी प्रीमाइस जहाँ पे एनी रूम्स रेंट, मतलब कोई भी एक रूम का रेंट इज मोर देन 7,500 रुपीज पर डे। अगर ये इसको क्रॉस कर लेता है तो ये स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में आ गया और 95 के बाहर चला गया, ठीक है। तो अगर हम ट्राइडेंट में स्टे करते हैं, एक रूम का रेंट इज ऑब्वियसली मोर देन 7,500, उसमें से कोई भी एक रूम का रेंट, भले ही वो स्वीट का क्यों ना हो, ठीक है। हम बोल रहे हैं कोई भी एक रूम का रेंट अगर 7,500 को क्रॉस करता है तो वो स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस है, और अगर वो स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस है तो वो 95 में आएगा क्या? आंसर इज नो, क्योंकि 95 क्लियरली सेज अदर देन दोस लोकेटेड एट स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस, ठीक है। यस। बेसिकली क्लाउड किचन वगैरह, ये जब जोमेटो पे लोग सप्लाई कर रहे थे क्लाउड किचन और इनके थ्रू, या जो थोड़ा टर्नओवर जिनका कम था, या ऐसे लोग छोटे लोग बेसिकली, तो इनको गवर्नमेंट को क्लासिफाई करना था। तो इन्होंने बोला जो होटल्स है उनसे हम रेस्टोरेंट वालों को थोड़ा साइड कर देंगे, जो छोटे वाले हैं। समझे? यस। तो अभी तक हमने 5 सर्विसेज देखी। पहली ट्रांसपोर्टेशन, बिना देखे बोलने का कोशिश करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स अदर देन ओमनी बस, ओमनी बस अदर देन अ कंपनी। फिर अकोमोडेशन सर्विसेज चेक क्या करोगे? थ्रेशोल्ड, हाउसकीपिंग, होटल में अकोमोडेशन के साथ हाउसकीपिंग भी होता है, याद रहेगा। इसमें भी क्या करोगे? टर्नओवर चेक करोगे। लास्ट रेस्टोरेंट सर्विसेज, रेस्टोरेंट सर्विसेज में क्या देखोगे? अदर देन दोज लोकेटेड एट स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस, और अगर स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस को डिफाइन करना हो तो ऐसा कोई भी रूम का रेंट विच एक्सीड्स ₹7,500, ठीक है। लास्ट सर्विस जो अभी अमेंडमेंट से ऐड हुई है वो है आपकी सर्विसेज बाय वे ऑफ लोकल डिलीवरी, ठीक है। अब हम लोग इतने आलसी हो गए कि अगर हमको कुछ इधर से उधर भेजना भी रहा, हमको बहुत आलस आता है भेजने, तो इसीलिए पोर्टर जैसे ऐप्स जो है ये आए हैं। अब पोर्टर क्या करता है? बेसिकली एक पर्सन को एक सूटकेस दूसरी जगह पे पहुंचाना है तो ये पोर्टर पे बुक करेगा, ठीक है।
पोर्टर से एक बंदा आएगा, वो क्या करेगा, इसका सूटकेस लेके दूसरी जगह पे ड्रॉप कर देगा, ठीक है। एग्जाम्पल, मिस्टर ए को गुड्स जो है वो पहुँचाना है मिस्टर बी के पास। अब रमेश करके जो डिलीवरी गाय है ये आया और ये सर्विसेज जो है ये दे रहा है। अब इसमें से मुझे एक चीज़ बताना, ये लोकल डिलीवरी है? आंसर इज यस। दूसरा चीज़ बताना, सप्लायर कौन है, ए, बी या मिस्टर रमेश? आंसर इज मिस्टर रमेश। वेरी गुड। क्यों? तो ए और बी तो सर्विसेज ले रहे हैं पोर्टर की, सप्लाई कौन कर रहा है, रमेश वाया पोर्टर जो ईसीओ है, करेक्ट। तो सप्लायर कौन हुआ, डिलीवरी गाय। अब ये डिलीवरी गाय छोटा इंसान है क्या? आंसर इज यस। सिंस ये छोटा है, इस पर हमको बर्डन डालना है क्या? आंसर इज नो। तो हमने क्या बोला, अगर लोकल डिलीवरी का सर्विसेज है तो इसमें भी आप क्या चेक करोगे, टर्नओवर विद इन द थ्रेशोल्ड लिमिट है या नहीं। समझा? तो इसी के साथ हम लोग की 6 की 6 सर्विसेज ऑफ सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 होती है ख़त्म। इसके साथ साथ साइमल्टेनियस दूसरा अमेंडमेंट जो हुआ वो हुआ आपके टीडीएस के चैप्टर में। टीडीएस में हम बोलते थे अदर देन दोज कवर्ड इन 9.5, तो इसीलिए 9.5 में जो लिस्ट था इसमें ये भी आइटम ऐड हो गया, सर्विसेज बाय वे ऑफ लोकल डिलीवरी एक्सेप्ट वेयर द पर्सन सप्लाइंग सच गुड्स थ्रू ईसीओ इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22 सबसेक्शन 1। मतलब भी टर्नओवर चेक करना है हमको, 22(1) में टर्नओवर लिमिट्स थी, करेक्ट। ठीक है, तो हम लोग के 2 अमेंडमेंट्स हो गए साइमल्टेनियसली। यस, इससे ही रिलेटेड एक और अमेंडमेंट देखिए। तो ये जो अमेंडमेंट है आपका, ये है एग्जेम्पशन टॉपिक में, ठीक है। एग्जेम्पशन टॉपिक में हम बोल रहे हैं, पहले एग्जिस्टिंग अमेंडमेंट देख लेते हैं, उसमें क्या कुछ चेंजेस हुए हैं, तो फिर न्यू अमेंडमेंट देखेंगे। तो इसमें हम बोल रहे हैं जीटीए का डेफिनेशन जो है इटसेल्फ हैज़ बीन रिप्लेस्ड। रिप्लेसमेंट में सिर्फ 4 वर्ड्स नए ऐड हुए हैं और उसका एक्सप्लेनेशन ऐड हुआ है, ठीक है। तो इधर तक तो सेम ही है इस कॉल्ड के आगे, बट डज नॉट इंक्लूड ऐड हुआ है। पर देखते हैं एक बार क्या बोलते हैं ऊपर वाला पार्ट। GTA means any person who provides services in relation to transportation of goods by road and issues a consignment note by whatever name called, but does not include an ECO by whom the services of local delivery are provided। मतलब एक ऐसा ECO जो डिलीवरी प्रोवाइड करता है उसको हम नहीं इंक्लूड कर रहे हैं। एंड ECO ऑपरेटर थ्रू whom, बाय हुम, अगर ये खुद प्रोवाइड कर रहा है तो भी हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, और इसके थ्रू अगर कोई और कर रहा है तो वो भी हम जीटीए के सर्विसेज में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। समझे? यस। तो इसी के साथ लोकल डिलीवरी वाला जो पार्ट है हम लोग का होता है फिनिश, ठीक है। अब हम देखेंगे अमेंडमेंट्स जो एग्जेम्पशन की, देख लें। अच्छा, एक और बचा है, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड एक्सेप्ट द सर्विसेज बाय जीटीए कुरियर एजेंसी। ये तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ था कि बाय रोड अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हो इट इज एग्जेम्प्ट, बट एक्सेप्ट फॉर जीटीए और कुरियर एजेंसी, दोनों का एक्सेप्शन मिला था। अब हम बोल रहे हैं गुड्स ट्रांसपोर्टेशन तो एग्जेम्प्ट है, बट इसमें हम जीटीए को टैक्सेबल बना रहे हैं, करेक्ट, और जीटीए में से हम लोकल डिलीवरी हटा रहे हैं, पर लोकल डिलीवरी हम 9.5 में टैक्सेबल लगा रहे हैं। तो ऐसे कैसे? तो इसीलिए आया इसका एक्सप्लेनेशन। नथिंग कंटेन्ड इन दिस एंट्री शैल अप्लाई टू लोकल डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन ईसीओ और थ्रू एन ईसीओ। तो इसीलिए ये एग्जेम्पशन में आएगा क्या? आंसर इज नो। ये जीटीए में भी नहीं है, ये एग्जेम्पशन में भी नहीं है, बट ये सर्विसेज क्या टैक्सेबल है? आंसर इज यस। और टैक्सेबल कहाँ है? सेक्शन 9.5 में, अगर टर्नओवर विद इन द लिमिट्स है तो। समझे? यस, ठीक है। नेक्स्ट अमेंडमेंट है आपका सर्विसेज
of life insurance business provided by an insurer to the insured where the insured is not a group. तो अगर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी या लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस जो भी कंडक्ट कर रहा है वो अगर लाइफ इंश्योरेंस का इंश्योरेंस देता है बेसिकली, एक ग्रुप नहीं होना चाहिए ऐसे इंसान को, तो हम वो क्या बोल रहे हैं, क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट, बराबर, यस. अब for the removal of doubts, it is hereby clarified that this exemption shall apply to the contract of insurance where the insured is an individual or an individual and family of the said individual. तो हम ये इंडिविजुअल का बात कर रहे हैं बेसिकली एंट्री में, और इसके फैमिली मेंबर्स का बात कर रहे हैं, ठीक है, इन लोग सब एग्जाम्प्ट रह गया. तो क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय अ ग्रुप, इसको भी एक्सप्लेन किया है नीचे. फॉर द पर्पज ऑफ फैमिली ए अबाउ shall include all individuals insured as family in the contract of insurance. जो भी फैमिली नाम से इंश्योर्ड है वो सब फैमिली में आ जाएंगे. ग्रुप मतलब समझते हैं. फॉर द पर्पजेस ऑफ एंट्रीज एट द सीरियल नंबर 36 सी एंड डी, क्या ये 36 सी एंड डी है, यस, दोनों के लिए एक्सप्लेन किया है. In the table above, group means group of persons who join together with the commonality of purpose for engaging in a common economic activity, पैसा कमाने के लिए, other than availing insurance, and includes employer-employee groups, where an employer-employee relationship exists between the master or group policy holder and the members of the group. ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, मास्टर या हेड है कोई ग्रुप का, ऐसा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ द ग्रुप इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल लॉ, तो वो ग्रुप में आ जाएगा. और ग्रुप का इंश्योरेंस हम इसके बाहर रख रहे हैं एग्जेम्पशन के स्कोप के, तो इट इज टैक्सेबल. देन नॉन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ग्रुप्स वेयर अ क्लियरली एविडेंट रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द मास्टर एंड पॉलिसी, मतलब मास्टर दैट इज पॉलिसी होल्डर एंड द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप फॉर सर्विसेज एक्टिविटीज अदर देन इंश्योरेंस. जो प्योर इंश्योरेंस का हमारा एजेंडा है उसके अलावा कोई और इंटेंशन दिख रहा है हमारा, और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय नहीं है बट कुछ ना कुछ मास्टर और वैसा रिलेशनशिप है मेंबर जैसा, तो देन इट इज़ टैक्सेबल. हमने एग्जाम सिर्फ किसको दिया है, लाइफ इंश्योरेंस का, इंडिविजुअल को अगर वो खुद के लिए यूज़ कर रहा है या उसके फैमिली मेम्बर्स के लिए यूज़ कर रहा है. सिंपल, यस. नेक्स्ट एंट्री भी सिमिलर ही है. ये बोलता है हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस में अगर इंश्योरर इंश्योर्ड को देता है, इट इज़ ऑल्सो एग्जाम. सेम चीज़, नॉट अ ग्रुप, इधर भी सेम चीज़, इधर भी सेम चीज़, और इधर भी ग्रुप को सेम एक्सप्लेन किया. हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में क्या फ़र्क है, लाइफ इंश्योरेंस यस ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी, एंड हेल्थ इंश्योरेंस से छोटा मोटा लग जाना, मेडिक्लेम, एक्सीडेंट्स, ये सारी चीज़ें जो है ये हेल्थ इंश्योरेंस में आई. तो हम दोनों भी सेम तरीके से बोल रहे हैं क्या, यस. इंडिविजुअल उसकी फैमिली के लिए इट इज़ एग्जाम, ग्रुप में लो तो इट इज़ टैक्सेबल. Next is reinsurance of the insurance services specified in 36 C and D. Now what is reinsurance? तो suppose, no offense, सलमान नाम का एक इंसान था, इसने गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया, ठीक है. एक कंपनी है सपोज ICICI, इनका इंश्योरेंस का बिजनेस है. इन्होंने बोला ओ सलमान का गाड़ी है, पक्का क्लेम आने वाला है, तो हम क्या करते हैं, ये जो इंश्योरेंस किया हुआ है, ये जो सलमान ने ICICI हमारे पास इंश्योरेंस कराया है, इसका हम किसी और से वापस से इंश्योरेंस करवा लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल LIC. तो इंश्योरेंस का इंश्योरेंस इज री इंश्योरेंस. LIC ने बोला अरे सलमान की गाड़ी का री इंश्योरेंस हुआ है, पक्का क्लेम आने वाला है, हम भी आगे किसी से इंश्योर करा लेते हैं. इन्होंने कराया टाटा AIG से री इंश्योरेंस का इंश्योरेंस, इसको हम बोलेंगे रेट्रोसेशन. क्या सिर्फ री इंश्योरेंस तक के एग्जाम्प्ट है या रेट्रोसेशन भी एग्जाम्प्ट है? आंसर इज, लास्ट टाइम आपको अमेंडमेंट में दिया था री इंश्योरेंस इटसेल्फ इंक्लूड्स रेट्रोसेशन. तो अगर इट इंक्लूड्स रेट्रोसेशन ऑल्सो, मतलब रेट्रोसेशन में भी आपको एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिलेगा. ठीक है.
ये हो गया आपका एग्जेम्पशन वाले अमेंडमेंट्स। चार्ज के जो बचे हुए अमेंडमेंट्स है वो देख लेते हैं, फिर हम जाते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई पे। अब चार्ज में एक और छोटू अमेंडमेंट है जो बोलता है जीटीए के रेट के ऊपर में, ठीक है। पहले क्या था ना, जीटीए कौन से रेट पे जीएसटी लगाएगा ये स्पेसिफाइड था, अभी भी वही है, छोटू सा है अमेंडमेंट, देखना लेकिन क्या है। तो पहले ऐसा था जीटीए को ऑप्शन मिलता है एफसीएम का, आरसीएम का, इरिस्पेक्टिव ऑफ द ऑप्शन इसके रेट्स भी जो है वो खुद से लगा सकता है। जैसे कि पहले था कि अगर आप आईटीसी लेते हो और आप जीटीए हो तो आपको कुछ 12% का रेट से टैक्स लगाना पड़ता था, बट अब ये रेट अमेंड होके हो गया है 18%। ये याद भी नहीं होएगा तो याद भी मत करना, छोड़ देना 12% निकल गया है तो 18% लगेगा उस पर, बराबर। वही अगर मैं बोलूँ इफ़ जीटीए डजंट टेक आईटीसी, अगर वो उसके जो इनवर्ट गुड्स और सर्विसेज है उस पर आईटीसी नहीं लेता है तो उसके केस में उसको लगेगा 5% का रेट, ठीक है। क्या ये आपको एग्जाम में रेट्स दिए रहेंगे? मोस्टली यस, या तो बोल देंगे आईटीसी लिया है जीटीए ने नहीं लिया है, तो आईटीसी लिया है 18% से रेट लगाएगा, नहीं लिया है 5% से लगाएगा, सिंपल, यस। वेयर जीटीए has not taken the ITC on goods or services used in supplying GTA service, not taken ITC मतलब क्या करेंगे हम 5%, बराबर। इधर बोला है देयर कैन बी आइदर ऑफ द केसेस, मतलब जीटीए खुद से पे करने का बात कर रहा है या डज नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन टू इटसेल्फ पे जीएसटी, मतलब एफसीएम में पे करने का बात कर रहा है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एफसीएम और आरसीएम आप हमेशा देखोगे रेट के लिए कि उसने आईटीसी लिया या नहीं। इफ लिया है तो रेट इज 18% एंड नहीं लिया है तो रेट इज 5%, सिंपल, यस। नेक्स्ट अमेंडमेंट सिमिलर अमेंडमेंट है आपका taxability of services by way of renting of any motor vehicle designed to carry passengers where cost of fuel is included and in the consideration charged from the recipient। इसका भी अमेंडमेंट हम लोग अपने चार्ट से देखें। ये एंट्री में हमने क्या देखा था ना, हमने बोला था रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल जिसमें कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड, बराबर। ये सर्विसेज हम दे रहे हैं किसकी, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की। सप्लायर कौन था, सप्लायर हमारे पास स्पेसिफाइड था, यस, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट जो पे कर रहा था टैक्स अंडर एफसीएम एट द रेट ऑफ, पहले कुछ और रेट था, अब हम 9% का रेट ला दिए। हम पहले का रेट नहीं डिस्कस करते टू अवॉइड कंफ्यूजन। अगर ये सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विसेज दे तो हम क्या बोल रहे हैं, इट इज़ टैक्सेबल अंडर आरसीएम। अब एक चीज़ समझना, क्या इसका मतलब ये है, मैं बोल रही हूँ अगर आप 9% सीजीएसटी मतलब 18% आईजीएसटी में अगर एफसीएम में पे कर रहे हो टैक्सेस तो आपको आरसीएम नहीं लगेगा इन केस ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। बट अगर एफसीएम में 18% से नहीं कर रहे हो तो फिर आपको तो आपको आरसीएम लगेगा, समझे। सप्लायर कौन होना चाहिए, सब्जेक्ट टू कंडीशन एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट पेइंग टैक्स इन एफसीएम एट द रेट ऑफ 18%, सिंपल। इधर पे खाली 9% और 18% हो गया है 12th के जगह पे, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग का ये अमेंडमेंट भी जो है वो होता है फिनिश।